आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी। कैसे हैं सर आप? बहुत ठीक है। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो 26 नवंबर से इस साल 2 बार कानून वो जो है किराया है ट्रेन का वो बढ़ाया गया है, एक बार जुलाई में और अब दोबारा बढ़ाया गया है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या वैसी सुविधाएं मिल पा रही हैं जनता को? देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा कि रेलों के किराए जो हैं बहुत कम हैं और ये ठीक है कि रेलवे देश के गरीब लोगों की, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनकी सेवा में है। लेकिन अगर रेलों को सही तरीके से चलाना है और लोगों को भी सही सुविधाएं देनी है तो कम से कम जो लोग पे कर सकते हैं उनसे जो है वो किराए की बढ़ोतरी की आशा की जाती है। तो एक पैसा बढ़ाना और 2 पैसे बढ़ाना ये कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये सिंपली रैशनलाइजेशन है कुछ फेयर्स का। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रेलवे की सुविधाएं बराबर बढ़ रही हैं और आने वाले समय में सरकार ने 2,45,000 करोड़ रुपए लगाए हैं भारतीय रेल पर, तो वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और सुविधाएं हमारे देश की जनता को मिलेंगी। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले लखनऊ में आपका AIRF का 101वां अधिवेशन हुआ, तो वो किस चीज़ को लेकर था? वहाँ पर क्या क्या आपने वहाँ मांगे उठाई? अधिवेशन हमारा 101वां जो था वो लखनऊ मंडल ने, नॉर्दर्न रेलवेज यूनियन ने आयोजित किया था। बहुत अच्छा हुआ और हम लोगों ने एक मुकम्मल प्रस्ताव भी वहाँ पर लिया है, जिसमें 38 तो रेल कर्मचारियों के संबंध की मांगे हैं, लेकिन बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो देश के तमाम मजदूरों की हैं, जिनमें 8वां वेतन आयोग भी है, जिसमें हमारे जो लेबर कोड्स हैं उनके बारे में भी चर्चा है। देश की इकोनॉमिक कंडीशंस और बेरोजगारी और महंगाई की भी समस्या है। तो एक कॉम्पैक्ट प्रस्ताव है और हम लोगों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद में 2 महीने का समय दिया है। सरकार अगर उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी, निजीकरण की भी बातें हम लोगों ने की हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एक बहुत ही सशक्त संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं, तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 4 जो नए श्रम कानूनों में जो सुविधाएं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिली हैं उनको तो हम लोग भारत सरकार की सराहना करते हैं अगर वो लागू हो जाए तो। चूंकि पहले भी बहुत सारे कानून बने कि मिनिमम वेज मिलना चाहिए, लिविंग वेज की बात तो दूर की बात हो गई है। ये भी हुआ कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके काम के घंटे होने चाहिए, हायर पैर नहीं होना चाहिए। ये सब कानून बने हुए थे। अभी जब ये कानून बने हैं तो इनमें भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट में, वेज एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हटा करके जो इंडस्ट्रियल जो है एक्ट बनाया गया है, तो इन सब में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको काफ़ी लोग लुभावन प्रस्ताव आए हैं। अगर वो लागू हो जाते हैं तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ख़राब है। जैसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 100 लोग जहाँ काम करते थे वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू था, उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया। मैंने अनुभव किया कि जहाँ 100 लोग काम करते थे कभी भी मालिक वहाँ 100 दिखाते ही नहीं था रोड पर, वो 98 पे आगे अटक जाता था। अब 300 कहाँ से आएंगे? यूनियन जो है बनाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जितने भी लोग काम करते हैं उनके 10% मेंबरशिप जो है वो आपको रजिस्टर्ड यूनियन की वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। इन्होंने एक नया कानून ले आए हैं मान्यता के लिए कि 51% वोट जो लाएगा, जैसे सिकल बेल्ट में हम लोगों का होता है, तो उसको जो है वो मान्यता मिलेगी। खुद तो जो है 10% और 20% पे MP और मंत्री बन जाएंगे और यूनियन को चाहेंगे कि 51% पे लोगों को मान्यता मिले। तो ये कुछ सवाल है जो कि बहुत गलत है। लड़ाई का भी इसमें एक मुश्किल हो गया है। पहले ये था कि हड़ताल जो है वो एक मूलाधिकार जैसा हो गया था कि मालिकों को जो है वो क्लोजर का जो है तालाबंदी का अधिकार था, तो कर्मचारियों को जो है हड़ताल का अधिकार था। लेकिन इसमें इसको पैनल क्लाज में ले आए कि पैनल जो है वो पेनल्टी लगा दी जाएगी, यूनियन के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर हड़ताल की बात करेंगे। PF वगैरह में जैसे पहले ये था कि मालिक अगर किसी को काम कराता है और उसका PF का खाता नहीं खुलवाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये चारों कोड जो हैं वो मालिकों की ओर झुके हुए हैं और इससे जो है वो कर्मचारियों का नुकसान होगा। हमने कुछ कर्मचारियों से बात की थी इससे रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि कानून हम पे थोपे जा रहे हैं जैसे किसानों के ऊपर थोपे गए थे। क्या अब वैसा मानते हैं आप? ये बात तो सही है, चूंकि इस पर जो खुली बात होनी चाहिए थी लोगों के साथ बैठ करके वो नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार की गलती है तो हमारे जो संगठन है, जो 10 ट्रेड यूनियन संगठन है, उनको भी इकट्ठा होकर के एक मन बना करके सरकार से बात करनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पेंशन के सवाल पर लड़ाई भी की और सरकार से बातचीत भी की, तो कोई रास्ता निकला। तो अगर सारे लोग मिल करके एक सरकार से बात करने की बात करें और कहें कि भाई इसमें ये क्लाजेस ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है सरकार नहीं मानेगी। सरकार जो है वो अगर राजनीतिक बात होती है तो फिर उसको मना करती है, लेकिन जहाँ गैर राजनीतिक तरीके से कर्मचारी अपनी मांग के लिए लड़ता है वहाँ मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री भी इंटरफेयर करते हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू किया जा रहा है, तो क्या वो आपके अकॉर्डिंग है या उसमें नहीं है वैसा? नहीं, बिल्कुल है। और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पेंशनर्स का जो मामला है उनके बारे में भी इस पे कमीशन में चर्चा होगी और उनके लाभ के बारे में भी जो भी रिकमेंडेशंस होगी उनको लागू कराने का। निजीकरण को किस तरह से देखते हैं आप? निजीकरण हमेशा भारतीय रेल के लिए जो है वो दुखद होगा। ये विषय तो मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि भारतीय रेलों का निजीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आदमी रेल में पैसा लगाने के लिए इसलिए आता है। रेल में क्या कहीं भी पैसा लगाएगा तो वो इसलिए लगाएगा कि उसको लाभ हो। यार रेलों में कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। इन्होंने बहुत बार कोशिश की, अभी 100 गाड़ियाँ लग्जरी चला दो, सब फेल हो गए, कोई आए ही नहीं। कई चीज़ों में कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार बराबर कोशिश करती है कि हम इसको आगे से पीछे से इधर से उधर से करें। अभी बहुत ज़बरदस्त आउटसोर्सिंग हो रही है, वो बहुत खराब है, क्योंकि रेलों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उस सुरक्षा में जो सबसे बड़ा सेंध हमारी हो रही है वो कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से हो रही है। अभी 2 लाख से ऊपर पोस्टें खाली हैं, लेकिन वो पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं। उनकी जगह जो है वो 10 पोस्टें भरेंगे तो रेलवे सुरक्षित कैसे चलेंगी? अभी ये कहते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट चार्ज में ले लेंगे। हमारा रेलवे का बंदा ट्रेनिंग करने जाता है, टेक्नीशियन, तो उसको 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, तब वो काम करने लायक होता है। ये कहते हैं कि हम 15 दिन की ट्रेनिंग में जो है उसको जो है वो ट्रेनिंग दे देंगे और 15 दिन में वो ठेकेदार का आदमी जो है वो टेक्नीशियन बन जाएगा। फिर उसी वजह से आग लग रही है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, वो आदमी काम करने के लायक ही नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है भारतीय रेल में नहीं चलने वाली है। तो निजीकरण, एक सीधा निजीकरण और एक जो है वो बैक डोर से निजीकरण, दोनों ही खराब है और हम दोनों का ही विरोध करते हैं। ये न्यू पेंशन स्कीम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। सरकार जो है वो गारंटीड पेंशन नहीं देना चाहती थी। हमने सरकार को आंदोलन करके, संघर्ष करके इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, पेंशन जो है वो चैरिटी नहीं है, आपको इनको आधी पेंशन देना ही होगा। तो सरकार ने यूपीएस के माध्यम से आधी पेंशन देने का फैसला कर दिया। अब वो जो भी तनख्वाह होगी बेसिक पे, उस पर आधी पेंशन मिलेगी। दूसरी बात यह है कि उनको मिनिमम पेंशन नहीं थी। अब जो भी बंदा होगा उसको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी और उसके ऊपर डीए भी मिलेगा। पहले फैमिली पेंशन नहीं थी, अब 60% फैमिली पेंशन हो गई। पहले जो उनका 10% कट रहा था उसका कुछ पैसा उनको नहीं मिलता था, इस साल उन्होंने 1/10 कर दिया है। तो करीब 80% मांगे जो ओपीएस की थी वो यूपीएस के माध्यम से मिल गई हैं। जो 20% बची हुई हैं उनको भी सरकार से बात करके पूरा कराएं। ठीक है, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू।